नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास्टरमाइंड पे। जो साथी अभी तक अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर ले और घंटी को दबा दे ताकि हमारा कोई भी नोटिफिकेशन जाए तो आपको जल्द से जल्द मिल सके। और इस वीडियो को आप अपने सारे दोस्तों में एक बार ज़रूर शेयर कर दें। तो साथियों, ये सीरीज साइंस का है जो आगामी प्रतियोगी परीक्षा जैसे कि रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, सभी में बहुत फायदा करेगा। ग्रुप डी के लिए तो ये रामबाण है। तो हमने जो है 225 तक कराया था, आगे हम इसको बढ़ा रहे हैं। तो साथियों, बढ़ाने से पहले सबसे पहले आज का यह मोटिवेशन है, जो हालात बदलने के लिए हिम्मत रखते हैं, जो हालात बदलने के लिए हिम्मत रखते हैं उन्हें संघर्षशील कहते हैं। डर कर जो हार मान लेते हैं उन्हें जमाना डरपोक कहता है। तो डरपोक मत बनिए, लगे रहिए। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है। क्या कहा जा रहा है कि 2226 में देखिए कि 50 केजी भार का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में जो है चढ़ता है। यानी कि मास कितना है, 50 केजी है और 40 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है। प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई जो है 15 सेंटीमीटर है, तो इसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न को सावधानीपूर्वक बनाइएगा और ध्यान रखिएगा, इस बार बार एग्जाम में पूछता है और पूछेगा भी आगे कैलकुलेटिव। तो देखिए हम लोग बनाते हैं। तो कह रहा है कि 50 केजी भार का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ जो है 10 सेकंड में चढ़ता है। प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई जो है 15 सेंटीमीटर है, तो इसकी पावर बताइए। तो देखिए लड़का का द्रव्यमान कितना है, 50 केजी, और जी का मान दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो समय कितना लग रहा है उसको, 10 सेकंड। क्यों? क्योंकि जो कह रहा है क्वेश्चन में कि 40 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है, तो कुल सीढ़ी कितना है 40, उसकी जो है ऊंचाई निकाल लेंगे हम लोग। प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है, तो 15 सेंटीमीटर में क्वेश्चन में दे रखा, ध्यान रखिएगा। सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में बदलिए। देखिए तो इसको आप 100 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 0.15 मीटर। और कुल ऊंचाई 40 सीढ़ी है तो 40 सीढ़ी से गुना कीजिएगा तो 6 मीटर आ जाएगा। तो पी बराबर क्या होता है, mgh बटा में टी। क्या होता है, mgh बटा में टी, mgh बटा में टी। तो यहाँ से डालिएगा, m कितना है 50, तो 50 डाला गया। g कितना है 10, h कितना है 6, यानी कि 6 मीटर आ रहा है आपका h गुना करने पे। और t कितना है, समय यानी कि 10 लग रहा है, तो डिवाइड कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा, 300 वाट। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। इस तरह का जो क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछेगा, तो ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 227 को देखिए, सेम क्वेश्चन है। 227 में क्या कहा जा रहा है कि 50 केजी भार का एक लड़का 45 चरणों की सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ता है। ठीक है, प्रत्येक चरण की ऊंचाई जो है 15 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे शक्ति की मात्रा बताइए, पावर बताइए। यहाँ पे पावर पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, P बराबर mgh बटा में टी। यानी कि m निकालेंगे, मास इसका दिया हुआ है 50 और g कितना दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और जो है h यहाँ से निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है ना। तो बताइए मित्रों, कुल ऊंचाई निकालने के लिए 45 चरणों का है और जो है 15 सेंटीमीटर प्रत्येक चरण की ऊंचाई है। तो इसे गुना करेंगे तो टोटल चरण का निकल जाएगा। तो 45 को 15 से गुना कीजिएगा तो बताइए क्या आएगा, बताइए क्या आएगा। तो आइए हम लोग जरा इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। व्याख्या में क्या कह रहा है, वही दे रखा है शायद व्याख्या में। कह रहा है माने कि मास उसका 50 केजी है और 45 वो सीढ़ी है और प्रत्येक का 15 जो है ऊंचाई है। तो टोटल का निकाला है तो उस 675 सेंटीमीटर आया है, उसको मीटर में बदला, 100 से भाग दिया और समय दिया है 9 सेकेंड। तो यहाँ से mgh का फार्मूला डाला, p बराबर क्या हो गया, mgh बटा में टी। तो mgh बटा में टी यानी कि m 50, g कितना 10 और h कितना a। ठीक है ना। तो गुना हो गया, तो और इसको डिवाइड कीजिएगा 9 से तो आपको कितना आ जाएगा, 375 वाट। तो ध्यान रखिएगा इसका टोटल पावर कितना हो गया, 375 वाट। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का बार बार क्वेश्चन पूछेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 228 को देखिए। 228 में क्या कह रहा है कि यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकेंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकेगी, तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकेगी। तो देखिए यहाँ कह रहा है कि उसकी कितनी ऊंचाई, यहाँ पे हाइट निकालना है। ठीक है ना, यहाँ पे उसकी हाइट निकालना है तो वही फार्मूला डालेंगे, P बराबर mgh बटा में टी। तो m दिया हुआ है 40, g कितना दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड, और जो है h आपको नहीं दे रखा है, वहीं आपको h निकालना है। समझे। तो आइए हम लोग जरा इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या कह रहा है,
मान लेता है उसका एच है तो वही फार्मूला डाला है, P बराबर mgh बटा में T, ठीक है ना। और जो है 40 उसका क्या है, मास है, T कितना है 20 सेकेंड है, P बराबर कितना है आपका 160 वाट, 160 वाट उसमें दे रखा है क्वेश्चन में। तो P बराबर 160 यानी कि mgh यहाँ से 160 हो गया, इंच डालिएगा तो इंच यहाँ निकल करके क्या आ जाएगा 8 मीटर, 8 मीटर, 8 मीटर। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 229 को बनाइए। 229 में क्या कहा जा रहा है कि 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 44 सीढ़ियां 10 सेकंड में चढ़ता है। 44 को सीढ़ियां जो कि 10 सेकंड में चढ़ता है, प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई जो है 15 सेंटीमीटर है, तो उसकी शक्ति की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो पहले जो है प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई कितना है 15 सेंटीमीटर है, तो टोटल सीढ़ी का ऊंचाई निकाल लेंगे। टोटल सीढ़ी का ऊंचाई निकालेंगे तो गुना कीजिए, 44 गुने 15 कीजिएगा तो आपका टोटल आ जाएगा, आपका टोटल आ जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि उसका क्या निकालिए, शक्ति ज्ञात कीजिए। P बराबर क्या हो जाएगा, तो P बराबर mgh बटा में T होता है, mgh बटा में T होता है। तो डालिए, तो इसको डालिएगा तो कितना आ जाएगा, वाट में आ जाएगा 330 वाट। देखिए P का वैल्यू कितना है, सॉरी M का वैल्यू कितना है 50 केजी, G का कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, T का कितना है 10 सेकंड, ये सब क्वेश्चन में दे रखा है मित्रों। और इंच निकालिएगा यहाँ से, तो 44 को सीढ़ी है तो टोटल निकालेंगे, इसको जो है सेंटीमीटर में था तो मीटर में बदल दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे, P बराबर mgh गुने में T, तो mgh m 50, G कितना 10, इंच कितना था 44 गुने 15 और बटा में 100, क्योंकि इसको डिवाइड किए हैं हम लोग मीटर में बदले हैं और 10 समय लग रहा है, तो इसको निकालिएगा तब वो कितना आ जाएगा 330 वाट। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 230 को देखते हैं। 230 में क्या कहा जा रहा है, 230 को ध्यानपूर्वक देखिए। क्या कह रहा है कि यदि कोई एजेंट समय t में W काम करता है तो उसकी पावर क्या हो जाएगा, उसकी पावर क्या हो जाएगा, उसकी पावर क्या हो जाएगा। तो पावर बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा में समय, कार्य बटा में समय, कार्य बटा में समय। तो डालिए P बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बटा में समय, यानी कि W बाई टी, W बाई टी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 231 को देखते हैं मित्रों। 231 में क्या कहा जा रहा है कि 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 10 सेकंड में 43 सीढ़ियां चढ़ता है, प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई जो है 15 सेंटीमीटर है, तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। तो देखिए टोटल सीढ़ी का ऊंचाई निकालेंगे तो 43 गुने 15 करेंगे, सेंटीमीटर में है इसको मीटर से डिवाइड करेंगे तो 6.45 मीटर आ जाएगा। अब इस फार्मूला को डालेंगे P बराबर mgh बटा में T, तो क्या आंसर नहीं आएगा, आएगा। देखिए वहीं तो डाला हुआ है, वही तो डाला हुआ है P बराबर mgh बटा में T, तो mgh बटा में T, तो इसको डालिएगा तो क्या आ जाएगा 322.5 वाट इसका आंसर आ जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते, देखिए इस तरह के क्वेश्चन को एक बार बना लीजिएगा, उस पर 4-5 क्वेश्चन जब बन जाएगा तो बनने लगेगा। क्या कह रहा है कि एक अधिक जो है शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य करता है, जैसे कि एक हवाई जहाज कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय करता है, अतः हवाई जहाज कार से अधिक शक्तिशाली। यह निम्न में से किसका उदाहरण है, यह निम्न में से किसका उदाहरण है। तो देखिए P बराबर क्या होता है W बटा में T, W क्या है इंजन द्वारा किया गया कार्य, W क्या है इंजन द्वारा किया गया कार्य। तो यहाँ का निम्न में से किसका उदाहरण है, तो शक्ति का उदाहरण है, ये शक्ति का उदाहरण है। लेकिन यहाँ पे समझने वाली चीजें जरा इसका व्याख्या देख लिया जाए। व्याख्या में क्या कह रहा है मित्रों कि P बराबर में W बटा में T, W क्या होता है कि इंजन द्वारा किया गया कार्य होता है, T क्या होता है कार्य में लगा गया समय होता है। अतः स्पष्ट है कि निश्चित समय में इंजन अधिक कार्य करेगा अतः सामर्थ्य अधिक होगा, तथा जो इंजन कम कार्य करेगा उसका सामर्थ्य ऑटोमेटिक कम होगा। यहाँ हवाई जहाज कार की तुलना में निश्चित समय में अधिक दूरी तय करता है अर्थात कार्य करता है, इसलिए हवाई जहाज की शक्ति कार्य की तुलना में अधिक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा शक्ति, यहाँ पे क्या हो जाएगा शक्ति इसका आंसर। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 233 को देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक देखिए। इस तरह का कैलकुलेटिव क्वेश्चन अब पूछ रहा है ग्रुप डी में, ये ग्रुप डी का क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखेंगे 80 केजी वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में ऊपर उठाने हेतु औसत शक्ति क्या होगी, औसत शक्ति ये पूछ रहा है। तो शक्ति बराबर क्या होता है, पहले इस चीज को बताइए आप लोग। शक्ति बराबर क्या होता है, एकदम फार्मूला को रट लीजिए, mgh बटा में T, mgh बटा में T, mgh बटा में T। तो m कितना है आपका 80 है, g कितना है
10 है, एच कितना है 40 है, टी कितना है यानी कि 50 सेकंड का समय लेता है। तो गुना कीजिए 80 गुना 40 गुना 10/50, तो जो काटिएगा वो आपका आंसर आएगा। तो कितना आ जाएगा 640 जूल प्रति सेकेंड, 640 जूल प्रति सेकेंड। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 234 को देखते हैं। 234 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का सूत्र है। अब शक्ति का सूत्र पूछ रहा है तो P बराबर क्या होगा बताइए। शक्ति का सूत्र पूछ रहा है, पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, P बराबर V स्क्वायर बटा में आर, P बराबर V गुने आई, इनमें से सभी P बराबर I स्क्वायर बट गुना आर। तो क्या हो जाएगा, इस सभी जो है शक्ति का सूत्र है, सभी शक्ति का सूत्र है P बराबर V स्क्वायर बटा में आर या V गुने आई या I स्क्वायर बटा में आर। ये सब क्या है, शक्ति का ही सूत्र है, इसको ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 235 को देखिए। 235 में क्या कह रहा है, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा। गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा, इस समय जो है स्थिर रहेगा। क्यों स्थिर होगा, जरा हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। क्या कह रहा है व्याख्या में कि स्वतंत्र रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा धीरे धीरे घटती जाती है। स्वतंत्र रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, धीरे धीरे घटती जाएगी। यह ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ही कार्य करता है, क्योंकि जब वस्तु स्वतंत्र रूप से नीचे गिरती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का रूपांतरण गतिज ऊर्जा में हो जाता है। किसी भी बिंदु पर गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग हमेशा स्थिर होता है, यानी कि समान होता है। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी बिंदु पर, ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी बिंदु पर गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग हमेशा समान होता है, इसलिए यहाँ पे स्थिर हो जाएगा आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 236 को देखिए। 236 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि 2 मीटर लंबाई की एक जो है समान चेन है। इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा, ग्रुप डी में पूछा हुआ है। 2 मीटर लंबाई की एक समान चेन है, टेबल पर रखी गई है। उसकी लंबाई का 60 मीटर जो है टेबल के कोने से मुक्त लटक रहा है। कोई टेबल है और 60 मीटर नीचे लटक रहा है और 140 मीटर ऊपर है। इसको सेंटीमीटर, इसको ध्यान रखिए, 2 मीटर का हिले है। चेन का जो है कुल द्रव्यमान 4 kg का है। टेबल पर पूरी चेन को खींचने हेतु किया गया कार्य क्या होगा। अब जो नीचा लटकल है उसको पूरा खींचने में कितना कार्य होगा ये पूछ रहा है। जरा हम लोग इसको व्याख्या देख लेंगे, व्याख्या में बहुत अच्छी तरह से समझाया। देखिए ये टोटल जो है चेन आपका कितना है, 2 मीटर का है, जिसमें 140 सेंटीमीटर तक ऊपर भाग है और 60 मीटर नीचे लटक रहा है। अब जो है चेन का द्रव्यमान निकाला गया है, चेन का द्रव्यमान निकाला गया है। तो क्यों चेन का द्रव्यमान निकाला गया है, क्योंकि ये टोटल जो है 4 kg का है। ये 4 kg का है, उसमें से जो है 2 मीटर का है और 60 जो है सेंटीमीटर नीचे लटक रहा है। तो लटकते हुए चेन का द्रव्यमान कितना होगा, तो आप टोटल का 4 kg आई लंबाई उसका, उसमें से कितना लटक रहा है 600, तो टोटल का जो है द्रव्यमान कितना हो जाएगा 6/5 kg। अब जो है कार्य यहाँ पे निकालना है, कार्य निकाल के दे रखा है यहाँ पे कि कह रहा है कि आई बराबर यानी कि 60/2, 60/2, तो ये कितना आ जाएगा 30/100 मीटर लटकते हुए चेन के बीच में काम करेगा। तब यहाँ से जो है उसका W निकालिएगा, उसका जो है कार्य निकालिएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 3.6 जूल, 3.6 जूल। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। जब कार्य बराबर क्या होगा, परिवर्तित स्थितिज ऊर्जा अंतिम स्थितिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक ऊर्जा, तो इसमें से घटाइएगा तो आपको 0 - mg/i घटाइएगा तो क्या आ जाएगा आपको प्लस mg/i आएगा। तो वहीं जो 6/5 गुने 10 गुने 30/100, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 237 को देखिए। 237 में क्या कह रहा है, जब आप एक रबर बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा डैश डैश के रूप में संग्रहित हो जाती है। स्थितिज ऊर्जा में या मांसपेशीय ऊर्जा में या यांत्रिक ऊर्जा में या गतिज ऊर्जा में, किसमें ये संग्रहित हो जाती है, तो ये स्थितिज ऊर्जा में संग्रहित हो जाती है। इसको ध्यान रखिएगा। जब आप एक रबर बैंड को खींचते हैं
तो हस्तांतरित जो ऊर्जा होती है ये किसमें संग्रहित हो जाती है, तो स्थितिज ऊर्जा में संग्रहित हो जाती है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, इसमें कुछ खास नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 238 को देखिए, कह रहा है डैश डैश के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, किसकी? द्रव का, प्लाज्मा का, या ठोस का, या गैस का? तो गैस के कणों की गतिज ऊर्जा क्या होता है? अधिकतम होता है। गैस का कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होता है। क्यों होता है, जरा इसकी व्याख्या देख लिया जाए। कह रहा है किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को वस्तु को गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु द्वारा विरामावस्था में आने तक किए गए कार्य के रूप में व्यक्त की जा सकती है। गैसों के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है क्योंकि गैस के कण ठोस द्रव के कणों की अपेक्षा अधिक गतिशील होते हैं इसलिए, और ठोस के कणों की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। तो ध्यान रखिएगा, गैसों का कण इस गतिज ऊर्जा अधिकतम इसलिए होता है क्योंकि अधिक गतिशील होता है। किसके कण? द्रव की अपेक्षा और ठोसों की अपेक्षा अधिक गतिशील होने के कारण ही यह अधिकतम होता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। क्वेश्चन नंबर 39 को बनाइए। 39 को देखिए, 39 में क्या कह रहा है कि डैश डैश कणों में गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। वही क्वेश्चन है, तो गैसों में अधिक होगा क्योंकि ये रिपीट क्वेश्चन है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 240 को देखेंगे। ये जरा कैलकुलेशन वाला है। क्या कह रहा है 240 में, एक घर में एक माह में 900 गुने 10⁻6 जूल ऊर्जा की खपत हुई। इकाई में यह ऊर्जा कितनी है? इकाई में यह ऊर्जा कितनी है इसको बताना है। तो एक कोई घर है, एक माह में जो है इतना ऊर्जा की खपत होता है बिजली की, तो उसकी ऊर्जा कितनी है ये बता रहा है, ये बताना है। तो जरा हम लोग इसकी व्याख्या देख लेंगे। व्याख्या में क्या कह रहा है, ऊर्जा एक ऐसा कारक है जो कार्य करने के लिए आवश्यक है। ऊर्जा एक ऐसा कारक है जो कार्य करने के लिए आवश्यक है, जिस कारण से किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है उसे हम लोग ऊर्जा कहते हैं। ऐसा ही पत्नी में ऊर्जा का मात्रक जूल होता है और एक यूनिट बराबर 1 किलोवाट होता है। और जूल में पूछेगा था 3.6 गुने 10⁻6 जूल होता है। एक यूनिट बराबर 3.6 गुने 10⁻6 जूल होता है। तो कुल ऊर्जा निकालना है, कुल ऊर्जा निकालना है। और क्वेश्चन में दे रखा है क्या चीज, क्वेश्चन में क्या दे रखा है बताइए। क्वेश्चन में ये दे रखा है कि 900 गुने 10⁻6 जूल, 6 जूल ऊर्जा की खपत इकाई में यह कितनी ऊर्जा होती है। तो इतना बराबर जो है जब दे रखा है तो इसको जो है आप एक यूनिट निकालिएगा, तो एक यूनिट को जो है 3.6 गुने 10⁻6 से डिवाइड कीजिएगा तो एक यूनिट आएगा। तो टोटल डिवाइड कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा, 250 यूनिट आ जाएगा। 250 यूनिट आ जाएगा। इसको शॉर्ट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 250 यूनिट आ जाएगा। क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था, उसको डिवाइड करना था 3.6 गुने 10⁻6 जूल से, क्योंकि एक यूनिट का मान होता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 241 को देखेंगे। 241 में क्या कहा जा रहा है कि जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को बदल देता है। किस में बदल देगा भैया, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगा, या पवन ऊर्जा में बदल देगा, या प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा में बदल देगा, या गतिज ऊर्जा में बदल देगा। तो जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को जो है गतिज ऊर्जा में बदलने का काम करेगा। किसमें? गतिज ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में। क्यों, जरा हम लोग इसकी व्याख्या देख लेंगे। व्याख्या इसका इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है कि जब किसी संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। समान ऊर्जा दो प्रकार का होता है। कौन? पहला गतिज ऊर्जा, जिसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। जब किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उससे उस वस्तु का हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि किसी mkg द्रव्यमान के पिंड की गति v मीटर प्रति सेकेंड है तो उस स्थिति में क्या होगा ये बताने का काम कर रहा है। तो क्या हो जाएगा 1/2 mv²। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है, हमेशा धनात्मक होती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। वही कह रहा है कि गतिज ऊर्जा क्या होता है, हमेशा धनात्मक होता है, ऋणात्मक कभी नहीं होगा। इस पॉइंट को ध्यान कर लीजिए। और स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम लोग बोलते हैं, जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे तनी हुई स्प्रिंग कमाने की ऊर्जा, बांध में संग्रहित पानी में ऊर्जा। यदि किसी mkg पिंड की गुरुत्वीय त्वरण g के विरुद्ध इंच मीटर ऊंचाई पर ले जाया जाए तो स्थितिज ऊर्जा mgh हो जाती है। क्या हो जाती है? mgh हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, पिंड की आंतरिक ऊर्जा बराबर पिंड की गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 242 को देखते हैं।
42 को देखिए, 42 में क्या कहा जा रहा है कि एक वस्तु स्थितिज ऊर्जा में इसकी डैश डैश के साथ वृद्धि होती है। किसके साथ वृद्धि होती है? तो ये वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में उसके ऊंचाई के साथ वृद्धि होती है, उसके ऊंचाई के साथ वृद्धि होगी भैया, इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 243 को देखते हैं। 243 में क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी ऊर्जा उस ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है? कौन सा ऐसा ऊर्जा है जो किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ वो भी बदल जाएगा? तो गतिज ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा? तो स्थितिज ऊर्जा जो है ये वस्तु की ऊंचाई के साथ भी बदलने का काम करता है, वस्तु के ऊंचाई के साथ भी बदलने का काम करता है। कौन? स्थितिज ऊर्जा, इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 244 को देखते हैं। कहा जा रहा है किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को क्या कहा जाता है? लगने वाली ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो उस ऊर्जा को हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को, अगर एक पॉन्ड है उसमें पानी रखा हुआ है, उसको क्या बोलेंगे? वो स्थितिज ऊर्जा में है। वही कह रहा है कि स्थिति या आकार कौन आकार में अगर ले ले तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्थितिज ऊर्जा बोलेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 245 को बनाइए। वहीं से हम क्वेश्चन आ गया 245 में भी कि बांध में संग्रहित पानी में कौन सा ऊर्जा होगा? तो बताइए कौन सा ऊर्जा होगा? तो स्थितिज ऊर्जा होगा, क्योंकि आकार ले रहा है इसलिए यहाँ पे जो है स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा इसका सही जवाब। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 246 को देखते हैं। 246 में क्या कहा जा रहा है कि एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से डैश डैश प्राप्त करती है, अनिवार्य रूप से डैश डैश प्राप्त करने का काम करता है, गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा या ताप ऊर्जा। तो एक गतिशील ऊर्जा अनिवार्य रूप से जो है ये गतिज ऊर्जा जो है प्राप्त करने का काम करता है, गतिज ऊर्जा जो है प्राप्त करने का काम करता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 247 को देखेंगे। जो क्वेश्चन समझने वाला है उसी को समझिए। कहा जा रहा है कि एक कार उच्च गति से चल रहा है, कोई कार है उच्च गति से चल रहा है, या किस ऊर्जा से युक्त होती है? ये किस ऊर्जा से युक्त होती है? तो उच्च गति से चल रहा है तो गतिज ऊर्जा से युक्त होगी, इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 248 की तरफ। 48 को देखिए। 48 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? अभी पढ़े हैं। कौन होगा धनात्मक? तो गतिज ऊर्जा जो है हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है, ऋणात्मक होने का कभी काम नहीं करेगा, इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 249 को। 49 में क्या कहा जा रहा है कि ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या होता है? तो किलोवाट घंटा होता है। जरा व्याख्या देख लीजिए। कहा जा रहा है कि एसआई मात्रक जूल एवं सीजीएस मात्रक कैलोरी होता है ऊर्जा का। सीजीएस मात्रक क्या होता है? कैलोरी होता है। एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऊर्जा का जो है एसआई मात्रक जूल होता है और सीजीएस मात्रक जो है कैलोरी होता है। यह एक अदिश राशि है, जबकि उष्मा व्यावसायिक इकाई किलोवाट घंटा होता है। जबकि ऊर्जा उष्मा की व्यावसायिक इकाई क्या होता है? किलोवाट घंटा होता है। वाट या डब्ल्यू या किलोवाट बिजली या व्यय की दर का प्रतिनिधित्व करने का एक काम करता है। तो काफी इंपॉर्टेंट यह हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 250 को देखते हैं, जो कि आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा मित्रों। इंपॉर्टेंट है, देखेंगे। कहा जा रहा है, कैलकुलेशन वाला है कि 8 केजी भार वाली लोहे की गेंद और 3 केजी भार वाली एल्युमिनियम की गेंद 20 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है। अलग अलग भार है, एक 8 केजी का है, एक 3 केजी का है, जो कि 20 मीटर से गिराया जाता है, गिराई ऊपर से गिराया जाता है, और भूमि से 10 मीटर ऊंचाई पर उन्हें निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान होगा? भूमि से 10 मीटर ऊंचाई पर उनमें से कौन सा जो है राशि समान होगा, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे बताना है तो क्या होगा? तो पहले इसका त्वरण समान होगा, जान लीजिए। आइए हम लोग व्याख्या देखते हैं। देखिए, व्याख्या में तो कुछ खास नहीं है, यहाँ आपको समझना पड़ेगा। कह रहा है कि एक M1 है जिसका जो 8 kg है, M2 का 3 kg है, तो ऑटोमेटिक है इससे बड़ा होगा। 8 kg है, 3 kg है, तो स्पष्ट है कि स्थितिज ऊर्जा इससे बड़ा है, उन्हें दिखा रहा है तो ये बड़ा है। 10 मीटर की ऊंचाई पर उसका वेग जो है, वेग 10 मीटर की ऊंचाई पर उसका वेग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? v² बराबर u² प्लस 2gh। इस फॉर्मूला को ध्यान रख लीजिएगा। v² बराबर क्या हो जाएगा? u² प्लस 2gh, u² प्लस 2gh। तो यहाँ पे जो v है, u इसका 0 है, प्लस 2, g कितना है? 10, h कितना है? 10। तो गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 200। तो v² बराबर क्या हो जाएगा? 10√2 यानी कि वेलोसिटी। तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1/2 mv²,
जहाँ V1 और V2, तो इसको जो है आगे क्या दे रखा है, समझा रखा है कि गतिज ऊर्जा M1 और V2 इससे बड़ा है। ठीक, क्यों बड़ा है? क्योंकि उसका मास अधिक है और वेलोसिटी जो है तो निकालिए दिया है, वेलोसिटी का तो कोई फर्क नहीं है, मास नहीं दिखा रहा है, तो इसका वेलोसिटी भी अधिक है। तो ये बड़ा है जहाँ V1 और V2 बराबर है और संवेग जो है दिखा रहा है, तो स्पष्ट है कि 10 मीटर की ऊंचाई पर त्वरण जो है समान रहेगा। तो इसमें 10 मीटर की ऊंचाई पर क्या हो जाएगा, इसका त्वरण ही समान रहेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, जब जो है सेम हाइट से गिराया जाए, तो सेम हाइट से अलग अलग वस्तु गिराया जाए तो इस स्थिति में त्वरण समान होता है। ये इंपॉर्टेंट है, जान भी ले, और यहाँ समझा दे रखा है। वीडियो देखने के लिए और साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो साथी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।